सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा था एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस डेट है आज 1 अक्टूबर 2023। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बजे और फिलहाल है सात्विक होम स्टे में। यहाँ पे नाइट स्टे की थी और अब यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस ठीक है 11:30 बजे यहाँ से सात्विक होम स्टे से निकल रहे हैं। सात्विक होम स्टे 2 किलोमीटर दूर था यात्रा पॉइंट स्टार्ट, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ से भी। और सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमको यात्रा करने के लिए लेना है RFID कार्ड। तो बहुत लोगों का ये डाउट आता है कि हमने तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन ले ली तो क्या हमको तब भी RFID कार्ड लेने की ज़रूरत है? तो हाँ, अगर आपने यात्रा पर्ची ऑनलाइन ले भी ली है तो भी वो सिर्फ यात्रा पर्ची है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आप वहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन वो आपका RFID कार्ड नहीं है। तो जितने भी लोग यात्रा करने के लिए आएंगे उनको RFID काउंटर पे जाके लाइन में लग के RFID कार्ड लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको जो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। RFID काउंटर यहाँ पे 3 से 4 अवेलेबल है, एक रेलवे स्टेशन पे, एक बस स्टैंड पे। फिलहाल जो RFID काउंटर पे मैं खड़ा हूँ ये बस स्टैंड वाला RFID काउंटर है। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, तो अप्रॉक्सीमेट 12 बजे मैं लाइन में लगा था। तो लाइन में लगने के बाद आपको अंदर जाते रहना है। अगर आपको रेनकोट्स वगैरह भी चाहिए तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको रेनकोट भी मिल जाता है बारिश के सीज़न में। फिलहाल तो बारिश नहीं थी तो मैं लाइन में लगा रहा। लाइन बाहर से तो देख के काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर आने के बाद पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा रोटेशन है, तो मैं लाइन में लगा रहा और फाइनली जो RFID काउंटर वाली यहाँ पे पहुँच गया। तो RFID कार्ड लेने के लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, अपना आधार कार्ड दिखा के RFID कार्ड लेना है। और जितने मेंबर्स हैं सबको लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा एक लाइन में लग गया और उसको RFID कार्ड मिलेगा। जो बंदा वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके प्रेजेंट होगा उसकी फ़ोटो होगी, आधार कार्ड दिखा के उसको RFID कार्ड मिलेगा। RFID कार्ड लेने में अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा लग गया। बहुत फटाफट काम करते हैं, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी इसीलिए मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो भीड़ है वो कम रहती है। अगर आप सुबह सुबह आ जाएँ या रात को आएँ तो आपको भीड़ कम मिलेगी। RFID कार्ड अपनी यात्रा से आप सिर्फ 6 घंटे पहले ही ले सकते हैं, उससे पहले आप RFID कार्ड भी नहीं ले सकते। तो RFID कार्ड लेने के बाद आपको चले जाना है यात्रा स्टार्ट पॉइंट पे, जो कि बस स्टैंड से अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑटो से जाऊंगा और ऑटो में बैठ के पहुंच जाता हूँ यात्रा स्टार्ट पॉइंट पे, जिसके हमको ऑटो वाला फिक्स लेता है 220 रुपये, जो कि फिक्स किराया है। तो आप या तो शेयरिंग में या खुद 220 रुपये दे के यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यात्रा स्टार्ट पॉइंट पर जाके देखा कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। नीचे सामने भवन था जहाँ से एंट्री होगी, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं एक और लाइन में लग जाता हूँ। यहीं से आप चाहे तो प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं, या आपको जो ट्रैक करने के लिए स्टिक चाहिए वो भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैं फ़िलहाल कुछ नहीं लेता हूँ क्योंकि अंदर ट्रैक पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर मुझे चाहिए होगे तो मैं वहाँ से खरीद लूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं लाइन में लग जाता हूँ अप्रॉक्सीमेट 1:30 बजे। तो यहाँ से भी देखने अब कितना टाइम लगेगा। ये लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी, तो लाइन में लगना पड़ेगा। वैसे अगर आप मोस्टली सैटरडे संडे को ना आए तो आपको ये लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं भी इस वक्त संडे को यहाँ पे खड़ा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आई हुई थी और नवरात्रे भी आने वाले थे, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो लाइन में लगते लगते फाइनली जो एंट्री गेट है वो दिखने लग जाता है। वहाँ पर अभी लाइन इतनी स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि चेकिंग वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी फालतू सामान अपने साथ ना लाएँ। जितना भी लगेज है आप बाहर ही कटरा में किसी दुकान पर या किसी होटल वगैरह में जमा करा दे पैसे देके। आपको वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सामान लेके जाएंगे तो ट्रैक करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और चेकिंग में अगर आपका कुछ गलत सामान पकड़ा गया तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी प्रकार का लैपटॉप बैग या कोई भी कीमती सामान अंदर अलाउड नहीं है। तो लैपटॉप बैग, कैमरा बैग, ये सब सामान भी अपने साथ ना ले जाएँ। किसी प्रकार का नशा या कुछ भी गलत सामान अपने साथ ले जाने से ना करें। कोशिश करें सिर्फ कपड़े लेके आप यात्रा करने जाएँ। अंदर आपकी जब चेकिंग होगी, सारी चेकिंग करने के बाद यात्रा के स्टार्ट पॉइंट आप पहुँच जाएंगे। ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सामने आपको पहला मंदिर दिख जाएगा जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। उसी के साथ वहाँ पे पानी भरने के लिए पॉइंट भी है। तो इस यात्रा में आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जगह जगह आपको पानी के पॉइंट्स दिख जाएंगे। जैसे ही आप चेकिंग करवा के अंदर घुसेंगे वहाँ पे आपको घोड़ा पर्ची के लिए काउंटर दिख जाएगा। अगर आप घोड़े वगैरह पे जाना चाहते हैं तो वहाँ से पर्ची कटवा के इन घोड़ों में से किसी भी घोड़े को चूज़ करके उसके साथ यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट रहता है वहाँ से सिर्फ घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी ही ऊपर जाती है। जो इलेक्ट्रिक कार रहती है वो ऊपर से मिलती है आपको अर्धकुंवारी के बाद। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे लगभग 200 से 300 मीटर तो आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। एक रास्ता जैसे कि आपको पता है एक न्यू ट्रैक भी बनाया गया है जो कि 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर ईजी है पुराने ट्रैक से। आप बिल्कुल मतलब आसानी से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो 3 किलोमीटर आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। उसी रास्ते पर जो नया रास्ता बनाया गया उसी रास्ते पर आपको बाणगंगा देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं बाणगंगा के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं जो जाने वाला हूँ पुराने रास्ते से ही जाने वाला हूँ, क्योंकि पुराना रास्ता मुझे तो काफ़ी ज़्यादा
पसंद है और वो 3 किलोमीटर कम भी है। तो सबसे पहले मैं सोचा कि चलो बाणगंगा के दर्शन तो कर लेते हैं, तो मैं बाणगंगा के पास आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बाणगंगा पे आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं अपने कपड़े वगैरह लाके। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद अपना अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो पुराने रास्ते पे वापस आ जाता हूँ। तो पुराने रास्ते पे अपनी ट्रैक है जो मैं स्टार्ट करता हूँ अप्रॉक्सीमेट 3 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आप चलते रहें। तो रास्ते में यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी दुकानें हैं जो देखने को मिल जाने वाली हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दुकानें बहुत सारी हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे ढाबे वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप लंच वगैरह करना चाहते हैं तो यहीं से कर ले अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको सस्ते में और अच्छा लंच मिल जाएगा। 3 या 4 किलोमीटर के बाद ये जो ढाबे आने बंद हो जाएंगे, तो आपको खाने की दिक्कत हो सकती है रास्ते में। वैसे तो खाने के पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ ही हैं जो कि आपको अर्धकुंवारी में जाके मिलेंगे। तो ये एक और पॉइंट है जहाँ पे बाणगंगा पे लोग स्नान कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ढाबा है जो शुरू हो जाता है, उसी के साथ एक मंदिर भी है। उस मंदिर में दर्शन करके खाना खा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ट्रैक पे आप चलते जाएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो ध्यान रखें, खाते पीते हुए जाएँ, एंजॉय करते जाएँ, बिल्कुल भी जल्दी ना करें। और जो ट्रैक है वो आप सीढ़ियों वाला चूज़ ना करें, ठीक है, आराम से जाएँ। अगर आपको जल्दी है तो आप सीढ़ियाँ वगैरह चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल रास्ते से जा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, जहाँ पे सारे भवन वगैरह या भगवान की जो दरबार है बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो अपने परिवार के साथ आए हैं तो आप अपनी सारी यहाँ पे फोटोज़ वगैरह ज़रूर खिंचवा के जाएँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ आपको मैं दिखा ही रहा हूँ कि काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे ट्रैक पे शेड लगा हुआ है और जो रास्ते हैं बिल्कुल पक्के बने हुए हैं। तो अगर आप घोड़े वगैरह पे भी जाते हैं तो उस पर भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सारे रास्ते एकदम पक्के और ट्रैक वाले बने हुए हैं। तो चलते चलते मैं तो यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे अभी 500 से 600 मीटर का ट्रैक है जो हो चुका है। तो मैं तो आराम से मज़े करते करते जा रहा हूँ। अभी जो टाइम है अप्रॉक्सीमेट 4 बज रहे, तो धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो धूप में आप बचने के लिए अपने और रास्ते में देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो जंगल के पेड़ है वो देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो जो पेड़ यहाँ पे देख रहे थे ना, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते पेड़ों के देखने को मिल रहे हैं, एकदम जंगल टाइप्स के। तो यहाँ पे बीच बीच में बेंच वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं भी अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर चलाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि फिजिकल की इतनी ज़्यादा आदत नहीं रही। तो मैं वहाँ पे बैठ गया, रेस्ट लिया। उसके बाद थोड़ी दूर चलने पे एक मंदिर दिखता है, जिस मंदिर के दर्शन करते हुए आप आगे जा सकते हैं। मैंने मंदिर के दर्शन तो नहीं किए, बाहर से ही दर्शन करके मैं आगे बढ़ गया। तो ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है वैसे तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो ट्रैक की तरफ। तो यहाँ पे आपको अगला जो आपको पॉइंट दिखने वाला है, आपने अभी तक जो सबसे मेन अट्रैक्शन देखी थी, क्या देखी थी, बाणगंगा देखी थी। उसके बाद जो अगली मेन अट्रैक्शन है वो चरण पादुका रहने वाली है। तो आपको चरण पादुका मंदिर के पास चले जाना है। अगर आपके पैरों वगैरह में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे मसाज जो पार्लर्स है वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 30 रुपये में 15 मिनट आपकी फुट मसाज, और आप कह सकते हैं कि 40 रुपये में आपको फुल बॉडी मसाज है 15 मिनट के लिए मिल जाएगी। तो जितनी चाहे आप ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2.5 किलोमीटर के सफ़र के बाद आप पहुंच जाएंगे चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और अच्छा मंदिर है। फिलहाल जब मैं पहुंचा तो शाम के 4 बज रहे थे, इसलिए मंदिर है जो क्लोज था। इसी के साथ फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक छोटा सा शॉर्टकट लेता हूँ। मंदिर के बिल्कुल साथ सीढ़ियाँ हैं कुछ, वो सीढ़ियों से मैंने शॉर्टकट लेने का सोचा कि देखते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के हम कितना ज़्यादा थक जाएंगे। और सीढ़ियाँ भी कम ही थी, 60 से 70 सीढ़ियाँ थी। तो मैंने चढ़ने का फैसला किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था। बट आपको अगर जल्दी है तो आप सीढ़ियाँ लेके जा सकते हैं। तो मैं 60 से 70 सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा शॉर्टकट लेके पहुँच जाता हूँ दोबारा उसी रास्ते पे। तो फिर दोबारा पैदल शुरू कर देता हूँ। तो धीरे धीरे चलते चलते अभी धूप चली गई है, अप्रॉक्सीमेट 4:30-5 बजे का समय हो रहा है। तो जैसे ही धूप चली जाती है मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा आराम से चलने में मज़ा आता है। धूप में तो काफ़ी ज़्यादा सिर आपका दुख सकता है, तो आप अपने साथ जो चॉकलेट्स वगैरह, टॉफ़ीज़ वगैरह ज़रूर लेके चलें। और उसके बाद आपके रास्ते में ऐसे काफ़ी ज़्यादा ढोल वाले दिख जाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे से चलते हुए इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। अपने साथ एक स्टिक ज़रूर ले जाएं, क्योंकि स्टिक का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चलते चलते यहाँ पे ठीक है पहुँच चुके हैं। तो एक व्यू पॉइंट आएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा सनसेट दिख रहा था, तो मैंने सोचा 10 से 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट भी करता हूँ, आराम से सनसेट भी देखता हूँ और पूरे कटरा शहर का व्यू देखता हूँ। तो 3 किलोमीटर का सफ़र है मेरा, अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जगह जगह से कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहाँ से आप, अगर आपको लग रहा है कि आप और नहीं चल सकते या आप थक गए हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो आप घोड़ा पर्ची करा के वहाँ से घोड़ा भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो मेरा टारगेट है कि मैं अप्रॉक्सीमेट 7 या 8 बजे तक अर्धकुंवारी पहुँच जाऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलते चलते अभी ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं, लोगों के साथ मस्ती हुई करते आगे जा रहे हैं।
उसके बाद अभी यहाँ पे आपको चलते चलते ठीक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब जो चढ़ाई है थोड़ी सी स्टीप भी होने लग गई है, थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो थकते थकते चलते चलते, और ये भाई साहब देखिए कि कितने सारी लकड़ियाँ उठा के यात्रा कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ पे नॉर्मल चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आने की वजह से थोड़ी सी थकावट तो हो रही थी, लेकिन माता ने बुलाया है तो माता खुद ही हिम्मत दे के अपने पास बुला रही है। तो लोगों के पीछे पीछे धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ाते हुए जय माता दी करते हुए हम सब चलते जा रहे थे। और उसके बाद फिर से अंधेरा छाने वाला था। तो एक और शॉर्टकट यहाँ पे दिखा सीढ़ियों वाला। पहले तो मैंने सोचा कि सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, बट फिर मेरे को एक पीछे एक अच्छा सा नज़ारा दिखा, तो मैं वो नज़ारा देखने के लिए रुक गया और फिर दोबारा से एक बार सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो मैं लंबा रास्ता चल रहा था उसमें चलने में मुझे थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और रास्ता बहुत धीरे कवर हो रहा था। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच जाता हूँ ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आपके पास दो रास्ते रहते हैं। या तो आप हिमकोटी हुई डायरेक्ट जा सकते हैं माता के भवन में, एक रास्ता रहता है जिससे आप ऊपर जाके पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। तो मैं अर्धकुंवारी वाला रास्ता है जो चूज़ कर लेता हूं। तो लगभग सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद 500 या 600 मीटर के बाद जो अर्धकुंवारी की मेन मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे मुझे दिखती है बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें जहाँ पे आप समोसे, कचौड़ी, न्यूडल्स वगैरह सारा खाना वगैरह खा सकते हैं। तो मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने वहाँ पर खाना खा लिया। उसके आगे ही थोड़ा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे अर्धकुंवारी में एक वेटिंग रूम दिखता है कि जहाँ पे अगर आप थक गए हैं, रात गुजारना चाहते हैं तो आप अपनी रात गुजार सकते हैं। अगर आपके पास अपनी चद्दर वगैरह है तो आप यहाँ हॉल के अंदर कहीं भी चद्दर या कंबल डाल के आराम से अपना सो सकते हैं। जो भी बुजुर्ग लोग थे सारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही काफ़ी अच्छा जो न्यू टॉयलेट ब्लॉक्स थे, बहुत ही अच्छे शानदार टॉयलेट्स वहाँ पे बने हुए थे। तो अगर आपको भी फ्रेश होना है या टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे अर्धकुंवारी में आके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेकिन मैं तो आगे चलने लगा तो यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी भी दिख गई, तो मैंने भी वहाँ से थोड़े ORS के पैकेट ले लिए अच्छे भवन के लिए। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ। मैंने सोचा अर्धकुंवारी गुफा है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है, जो गर्भजून गुफा भी बोलते हैं जिसको, उसके दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन आगे चलने पे पता लगता है कि गर्भजून की गुफा के लिए भी यहाँ पे हमको पर्ची वाली लाइन में लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि पहले डिनर ही कर लेता हूँ, उसके बाद पर्ची वाली लाइन में लग जाऊँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भोजनालय वगैरह अवेलेबल थे जहाँ पे आपको 130 से 140 रुपये में जो लंच है मिल जाएगा। तो अगर आपको भूख लगी, आप थक गए हैं, रात को कहीं जाना नहीं चाहते, तो अर्धकुंवारी आपके लिए बेस्ट जगह रह सकती है रुकने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे भवन वगैरह अवेलेबल थे जिनकी बुकिंग, प्री बुकिंग 1 से 2 महीने पहले आपको ऑनलाइन करके रखनी पड़ती है। मैंने काफ़ी सारे भवन में पूछा कि कोई रूम या डॉर्मेट्री कुछ भी अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इवन जितने लॉकर्स थे वो भी सारे फुल थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पर अपना सारा सामान जमा करा देते हैं या मैक्सिमम लोग सब लोग यहीं पर रेस्ट लेते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद पता लगा कि यहाँ पे जो काफ़ी फेमस दुकानें वो भी अवेलेबल, जैसे सागर रतन, मैकडोनल्ड्स। सबसे हैरानी वाली बात थी तो मुझे मैकडोनल्ड्स यहाँ पे देखने को मिला। तो बीकानेर वाले तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट, महंगे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अवेलेबल थे। तो अगर आप वहाँ पे खाना चाहते हैं वहाँ भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे आपको किसी भी रेस्टोरेंट में लहसन या प्याज खाने को नहीं मिलेगा। लहसन और प्याज यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। तो मैकडोनल्ड्स में पहले सोचा कि बर्गर खा लूँ, लेकिन सोचा मैकडोनल्ड्स में तो हम खाते ही रहते, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्यों करनी। उसके बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ यात्रा पर्ची, ठीक है, जो हमको गर्भजून गुफा की पर्ची कटवानी है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको काउंटर नंबर 2 पे चले जाना है। यहाँ पे लोगों को फॉलो करते करते आप चले जाएंगे तो बिल्कुल सामने मेरे काउंटर लगा हुआ था। तो वहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई थी। एक लाइन थी जिससे कि आपको गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए पर्ची मिलेगी, और दूसरा था जैसे कि मैंने आपको वहाँ पीछे दिखाया था ना, रेस्ट रूम है। अगर आपके पास वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं है, आप लाना भूल गए, लेकिन वहाँ पे रुक के आप रेस्ट करके सोना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जो इस वाली ब्लैंकेट काउंटर वाली लाइन में इसमें लग के ब्लैंकेट ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 100 रुपये दे के, ठीक है, आपको सिक्योरिटी जमा करा के यहाँ से मिल जाएगा। और कैश ही चलेगा, तो आपको कैश अपने साथ ले जाके लाइन में लग जाना है, जहाँ से आपको रात भर के लिए जो ब्लैंकेट है मिल जाएगा सोने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी कि जो लोग ब्लैंकेट लाना भूल गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, उनको 100 रुपये, मात्र 100 रुपये देके जो यहाँ पे ब्लैंकेट मिल जाएगा सोने के लिए, ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। वहाँ से फिर मैंने यात्रा पर्ची कटा ली। यात्रा पर्ची कटाने के बाद पता लगा कि 15-20 मिनट में यात्रा पर्ची तो कट गई, लेकिन पता लगा कि यहाँ पे जो गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए मिनिमम 24 से 36 घंटे की वेटिंग है। मतलब 1 से 2 दिन लगेंगे मिनिमम दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए 24 से 36 घंटे की वेटिंग है, लेकिन आप गर्भजून जो अर्धकुंवारी मंदिर है उसके दर्शन आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। तो बिल्कुल सामने अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने के बाद तो जो आ रहे वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपके जो नंबर है वो तो कल या परसों ही आएगा, तो आप अभी फ़िलहाल जाइए वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आइए, उसके बाद वापस आइए। तो उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अर्धकुंवारी से भवन की तरफ। भवन जाने का रास्ता, ठीक है, जो नया वाला रास्ता है वही चूज़ करें। आप हाटी कोटी की चढ़ाई ना करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड रास्ता है।
तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं नए न्यू रास्ता है उसी से जाऊँगा। तो वहाँ से हमें गुफा से होते हुए चले जाते हैं नए रास्ते पे दोबारा। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइल्स वगैरह लगी हुई थी जिसमें साइड में लोग अपनी चादर वगैरह डाल के सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको वहाँ पे हॉल में जगह नहीं मिली है तो आप इस वाले पॉइंट पे आके भी अपना कंबल या चादर डाल के सो सकते हैं रात भर के लिए। उसके बाद मैं तो निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र की ओर, क्योंकि मैंने सोचा था मैं तो भवन में जाके रेस्ट करूँगा। अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा चलने के बाद ठीक है 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ हीमकोटी डोसा पॉइंट। तो हीमकोटी डोसा पॉइंट के बाद अगर आपको दोबारा भूख वगैरह लगी है तो यहाँ पे एक और भोजनालय अवेलेबल था, डोसा पॉइंट भी अवेलेबल है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी भूख नहीं लगी थी तो मैं दोबारा से अपना सफ़र है जो आगे का शुरू कर देता हूँ। अब जो रात है पूरी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हर समय रहती है। यात्रा 24 घंटे चलती रहती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे और चलने के बाद रात के 11:30 से 12 बजे जो भवन है यहाँ से दिखने लग जाता है। अभी भी भवन 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो अभी 1 घंटे का समय और जो लगने वाला है। तो भवन के अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल पास में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से बहुत ही सुंदर माता का जो भवन है दिख रहा था। अभी फिलहाल तो जालियों में से ही दिखा रहा हूँ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको वैसे वीडियो में तो दूर लग रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ 10 से 15 मिनट का सफ़र और बचा था, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था और भवन को देख के एकदम जोश भी आ गया था। तो भवन पहुँचने वाले थे। अब यहाँ बिल्कुल भवन के पास पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो कि जो प्रीपेड यात्रा सिम जो हमारे मतलब दूसरी स्टेट के सिम है वो तो कहीं पे जम्मू में एंटर करते ही बंद हो जाते हैं, लेकिन जो आपके यात्रा सिम थे वो पूरे चलते हैं। अच्छा खासा नेटवर्क है, अच्छा खासा इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेन मार्केट में पहुँच जाता हूँ मैं जहाँ पे वैष्णो देवी की ठीक है सारे भवन वगैरह अवेलेबल है, भोजनालय अवेलेबल है। सारे जितने भी भवन थे यहाँ पे बिल्कुल फुल थे। तो भोजनालयों के बाहर ही लोग सो रहे थे। तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा भूख लगी है तो आप यहाँ पे अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं तो चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 घंटे में लगातार चला। तो 7 से 8 घंटे में आप पूरी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा था रात के वही 12:30-1 बजने वाले थे। तो मैंने सबसे पहले तो थोड़ा रेस्ट किया और उसी भोजनालय से माता के भवन का इतना सुंदर व्यू दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पे बैठ के देखता हूँ व्यू को निहारने के बाद दोबारा से मैं निकल पड़ता हूँ भोजनालय से बाहर, ताकि अब जाके माता के दर्शन कर पाए। लेकिन पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आपको क्या बताएं, क्योंकि चल चल के ना एकदम पैर है जो सूज चुके थे। वैसे चढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद ना पैर एकदम दुखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग ही काफ़ी थके आ रहे हैं, यहाँ पे कुर्सियों पर आराम से बैठे थे। तो मैं भी थोड़ा 1-2 घंटा बैठा, उसके बाद थोड़ा कुछ खाया पिया भूख, क्योंकि अभी लाइन में लगना था। तो मैंने सोचा कि अगर इतने लोग ऊपर आए हैं तो लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो उससे पहले लाइन की तरफ निकल पड़े। तो यहाँ पे देखा कि जो लाइन है वो भी माता के मंदिर से अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा लोग लाइन में खड़े थे। उसको देख के भी मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। तो उसके बाद हमको पता लगा कि माता के मंदिर में कोई भी बैग या कोई भी लगेज ले जाना अलाउड नहीं है। तो सब कुछ आपको लॉकर में जमा करना पड़ेगा। तो लॉकर वाली फैसिलिटी आप ढूंढ सकते हैं। तो मैंने लॉकर फैसिलिटी ढूंढी। वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ पे आपको अपना ही ताला लगाना पड़ेगा। कोई भी ताला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉकर फैसिलिटी थी। तो मैंने अपना ताला वगैरह ढूंढा और ताला लगा के निकल गया माता के दर्शन की ओर। माता के मंदिर में कोई भी फ़ोन, बेल्ट, बटुआ या कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने सारा कुछ लॉकर में पैक कर दिया और दर्शन करने चला गया। अप्रॉक्सीमेट 2 बजे मैं लाइन में लगा था और 3-3:30 बजे तक मेरा नंबर आ गया बहुत ही जल्दी। दर्शन करने के बाद 4-4:30 बजे मैं लॉकर के पास आया और लॉकर के पास आने के बाद मैं अगली लाइन में लग गया। ये जो अपनी रहती है भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे के लिए। रोपवे की भी लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। जो 7 बजे रोपवे का काउंटर खुलता है। एक बात आपको खास और बता दूं कि जो अप्रॉक्सीमेट 6 बजे है माता का मंदिर, 6 से 8 बजे तक माता का मंदिर है जो बंद होता है आरती के लिए। तो आपको तब दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करें कि सुबह 6 बजे से पहले पहले दर्शन कर ले, या उसके बाद 8 बजे ही आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद 7 बजे यहाँ पे जो रोपवे का काउंटर खुलता है उसकी लाइन में भी अप्रॉक्सीमेट मैं 4:30 या 5 बजे लग गया था। 2 घंटे हम ऐसे ही बैठे रहे और 7 बजे जैसे काउंटर खुला तो हमारा 15 से 20 मिनट में नंबर आ गया। 100 रुपये में आने जाने की पर्ची कटी रोपवे के लिए और 3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली रोपवे में एंटर हो गए। रोपवे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो एक पूरा जो कॉरिडोर है वैसा लग रहा था कि जैसे एक पूरी मिनी बस हो। उस मिनी बस में हम अप्रॉक्सीमेट एक बार में 40 से 50 लोग घुस जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था और रोपवे चलने लगी। अभी फ़िलहाल पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो भैरव बाबा में पैदल जाने का तो हिम्मत नहीं थी। तो हमने सोचा कि रोपवे का ही एक्सपीरियंस करते और आराम से चले भी जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट की राइड के बाद रोपवे में बैठ के हम भैरव बाबा के दर्शन करने पहुँच जाएंगे। भैरव बाबा का मंदिर भी आप पैदल भी जा सकते हैं। वैसे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग पैदल भी जा रहे हैं सीढ़ियों से, लेकिन वो भी जो वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 किलोमीटर और ऊपर है, जो कि मतलब अगर आप चलना चाहें तो आपको चल के जा सकते हैं, लेकिन हमें तो अभी इतनी हिम्मत नहीं थी।
तो नज़ारे एंजॉय करिए। आपकी माता का भवन देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सारे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और फाइनली पहुंच जाते हैं हम यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है जो लगी हुई थी। बहुत से लोग तो यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि लाइनों में लगे हैं। फिलहाल दोबारा मैं भी लाइन में लग चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है दर्शन करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जो लाइन चलवाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भैरव बाबा का मंदिर है वो सिर्फ सुबह 8:15 तक ही खुला रहता है। तो आपको 8:15 से पहले पहले ही जो भैरव बाबा के दर्शन है वो भी करने पड़ेंगे। 8:15 के बाद है जो भैरव बाबा का मंदिर है बंद हो जाता है। और अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैरव बाबा के दर्शन मेरे हो गए अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मिनट में। यहाँ पे जूते जमा करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो जूते बाहर उतार के भैरव बाबा के दर्शन करने जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग बैठ के आराम कर रहे थे। आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं या आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा व्यू था। वो सारा व्यू देखने के बाद दोबारा से मैं एक बार निकल पड़ा हूँ अपने। और एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो आपकी जो यात्रा पर्ची आपकी कटती है रोपवे की, उसमें 100 रुपये में आपका आना जाना होता है, लेकिन टाइम लिमिट भी होती है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ऊपर जाके नीचे आना होता है। अगर 2 घंटा 1 मिनट भी हुआ तो आपको जो रोपवे की पर्ची है वो दोबारा लाइन में लग के कटवानी पड़ेगी। वो वैलिड नहीं रहती। 2 घंटे के बाद उसके जो पर्ची रहती है उसके ऊपर आपकी टाइम लिमिट रखी रहती है। जैसे आपने 10 बजे पर्ची कटाई तो 12 बजे आपकी जो रोपवे की पर्ची है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो अपनी पर्ची एक्सपायर होने से पहले पहले रोपवे में आप बैठ के नीचे आ जाए, नहीं तो आपको पैदल या दोबारा पर्ची कटवा के आना पड़ेगा। तो पर्ची कटवा के दोबारा से मैं वैष्णो देवी के मंदिर के पास पहुंच जाता हूं। वहां से ब्रेकफास्ट करके दोबारा निकल पड़ता हूं। कहाँ के लिए? कटरा के लिए। तो अब देखते हैं कटरा के लिए कितना टाइम निकलेगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे। तो अभी पूरी रात बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, नींद भी नहीं हो पाई सारा। लेकिन माता के दर्शन करने आए हैं तो 1 या 2 रात इतने में कुछ नहीं पता लगता। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जोश था। तो सुबह 10 बजे मैं निकल पड़ा हूँ वैष्णो देवी मंदिर से कटरा के लिए। देखते हैं कितनी देर में नीचे पहुँच जाएंगे। अभी जो ऊपर आने वाले लोग थे ना कम थे, क्योंकि आज मंडे था तो लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे। तो मैं भी आराम से चलते चलते चल गया। तो अभी यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दी है। जो बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना कि RFID कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको गले में डाल के जाना पड़ेगा। अगर आपको लाइन से बचना है तो प्रेफर करें कि आप यात्रा रात को करें। रात को जो यात्रा है पूरी 24 घंटे चलती रहती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं तो बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। अभी मेरे पास जो मैंने कल आपको पर्ची कटाई थी ना, याद होगा कि मैंने गर्भजून गुफा देखने के लिए पर्ची कटाई थी, तो मैं वो आ गया। अभी भी जो ग्रुप नंबर है सिर्फ 400 तक पहुँचा था और मेरा ग्रुप नंबर था 450। एक ग्रुप में 50 लोग दर्शन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कितने सारे लोग हैं जो मेरे से पहले अभी यहाँ पे दर्शन के लिए रुके होंगे। लेकिन फिर वहीं पे 2 घंटे वेट करने के बाद अभी अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के आसपास मैं पहुँच गया था अर्धकुंवारी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपका नंबर आएगा 4 बजे। तो 4 बजे तक मैं वहाँ पे सो जाता हूँ, जो मैंने आपको रेस्ट रूम दिखाया था। लेकिन 4 बजे भी जब मैं गया तब भी वहाँ पे सिर्फ 410 तक ही पहुँचे थे ग्रुप नंबर। तो अभी भी उन्होंने कहा कि आपका नंबर हो सकता है या तो शाम को 7 बजे या रात को 10 बजे तक आएगा, तो आप वेट कर लीजिए। तो लेकिन इतना ज़्यादा वेट तो अब नहीं कर सकते थे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 घंटे में वेट कर चुका था। तो अपनी यात्रा पर्ची जो मैंने वहाँ पर गर्भजून पर्ची कटाई थी वो किसी और को दे के, ताकि जो आज ही आए थे वो कल यहाँ पर दर्शन कर सके, उनको अपनी पर्ची दे के निकल पड़ता हूँ कटरा की। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू थे। अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट टाइम हो रहा है 5 बजे, क्योंकि 4 बजे मैं वहाँ से निकला था अर्धकुंवारी से। तो अभी मैंने चूज़ किया कि जल्दी अगर नीचे पहुँचना है तो सीधे रास्ते जाने से बजाय मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। चढ़ते समय तो सांस फूलती है। लेकिन अभी फिर से वही है कि शाम को यहाँ पे जो अंधेरा है 6 साढ़े 6 के आसपास हो जाता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सीढ़ियों के रास्ते में नीचे उतरता रहा, काफ़ी सुंदर और मनमोहक व्यू देखता हुआ। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मिल रहे थे जो अभी रात को यात्रा कर रहे थे। वही पॉइंट मुझे सबसे सही लगा कि आप आराम से रात को यात्रा करें। तो अगर आप भी तंदुरुस्त है तो नीचे जाते हुए आप भी सीढ़ियाँ प्रेफर कर सकते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर व्यूज़ को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जब थक भी जाएँ तो आराम से, मैं तो सीढ़ियों पे बैठ के रेस्ट कर लेता था। और चलते चलते ऐसी काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ मैंने कवर कर ली। अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र मेरा और बचा होगा और दोबारा से चरण पादुका पहुँच जाता हूँ। तो चरण पादुका मंदिर को देख के, यहाँ पर अभी मंदिर खुला था, मंदिर के भी दर्शन कर लिए। आप भी चाहें तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में नीचे आते हुए ना आपको काफ़ी सारे जो मसाज वाले हैं वो दिखेंगे, मसाज चेयर्स दिखेंगे, जिसमें आप 30 रुपये में अपनी फुल बॉडी मसाज करा सकते हैं 15 मिनट के लिए, जिसमें कि आपके पैर दबाए जाएंगे। मतलब मशीन आपके पैर दबाएगी, सिर पीठ आपकी सभी चीज़ों को रेस्ट देगी। तो वो करवाते हुए चरण पादुका से अप्रॉक्सीमेट 1.5 या 2 घंटा चलने के बाद दोबारा से मैं पहुंच जाता हूं जहां से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। तो अभी बस अपनी जो मंजिल है आने ही वाली है, कटरा पहुंचने वाले हैं। कटरा पहुंचने के लिए दोबारा से आज रात का भी जो स्टे है सात्विक होम स्टे में ही रहने वाला है। तो मैंने अंकल को फ़ोन करके भी बोल दिया था कि हम इतने बजे पहुँचेंगे। तो दोबारा से यात्रा एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुका है। यहाँ पर एग्जिट पॉइंट करने से पहले
आपको अपना RFID कार्ड है वो जमा कराना है। RFID कार्ड जमा होने के बाद ही आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको ऑटो स्टैंड दिख जाएगा। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं या तो डायरेक्टली ऑटो करके जा सकते हैं। मैंने तो सात्विक होम स्टे जहाँ पे मैं स्टे किया था वहीं से अंकल को कहा था कि मुझे यहाँ से आप पिकअप कर लो, तो अंकल ने अपनी गाड़ी है जो भेज दी थी पिकअप करने के लिए, लेकिन बस यहाँ से थोड़ा सा मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितने सारे लोग अभी जो लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जब मैं यहाँ पे लाइन में लगा था तो कितनी लंबी लाइन थी ऊपर तक। तो आप भी अगर चाहे भीड़ को अवॉइड कर सकते हैं बहुत यहाँ पे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग से और टाइम से जो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा रात में करें आराम से। तो सात्विक होम स्टे की जो गाड़ी आ चुकी है, तो अब गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा फटाफट होम स्टे की तरफ और वहाँ जाके आराम से करेंगे रेस्ट। रास्ते में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे, मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स भी खरीद लेता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मशहूर ड्राई फ्रूट्स की दुकान आपको मिल जाएंगी। ठीक है, गेस्ट हाउस भी यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं अगर आपको रहना है। ये पूरी मेन मार्केट है जहाँ पे आपको रहना है। तो यहाँ पे अभी मैंने सारी थोड़ी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर की और निकल पड़ता हूँ सात्विक होम स्टे में, ताकि आज रात को रेस्ट करके आराम से सो सकूँ। जय माता दी।